वेलकम क्लास। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 5th चैप्टर एनसीईआरटी का, जो कि क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एनसीईआरटी चैप्टर 5। ठीक है, चलिए। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट में बहुत सारी बातें हमने, वैसे भी काफ़ी सारी बातें मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हमने बतलाई थी। तो अगर इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारा कहना ये रहेगा कि सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट देख लीजिए, तो ये देखने में ज़्यादा बेहतर होगा। करेक्ट है ना? चलिए, तो उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते थे, लेकिन उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देखा नहीं था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी है वो पहले हम लोग एक बात को समझें। पहला, इट इज क्लोज्ड लूप। पहली बात तो ये कि क्लोज्ड लूप है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन था, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग टू नेगेटिव चार्ज। ये पहला डिफरेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर। तो ये चीज़ हम लोग सबसे पहले नोटिस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहला डिफरेंस इट इज क्लोज्ड लूप, मतलब ये जब भी होगा तो क्लोज्ड बनेगा। जैसे हम लोग का याद करें कि हम लोग एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर ले रहे थे, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं तो वो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। अगर कोई कॉइल भी है, करंट करिंग कॉइल है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस पर सेंटर पर बनेगा तो सेंटर पर तो लीनियर होगा, लेकिन ये ऐसा बनेगा, ये क्लोज होगा, है ना, ऐसा बनेगा। जहाँ भी होगा ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इसमें करंट पास हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक बार की बात करें, जो एन पोल एस पोल भले ही कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं एन पोल एस पोल का क्या है कि ये हमारा ये हाइपोथेटिकल चीज़ है। हाइपोथेटिकल चीज़ क्या है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पर सबसे कम होता है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा है, बीच में थोड़ा कम होता है। तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है किसी मैग्नेटिक बार में, उसको पोल कह, नॉर्थ पोल कह लेते हैं, साउथ पोल कह लेते हैं। तो एक्चुअल में इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, याद करें साउथ टू नॉर्थ, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर में साउथ टू नॉर्थ और बाहर में नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रहा होता क्लोज्ड है, होता क्लोज्ड लूप ही है ना। होता ये लूप जो है सो कैसा है, क्लोज्ड लूप ही होता है। ठीक है जी, है ना, इस बात को तो हम लोग जान रहे हैं, है ना। चलिए, तो अब हम लोग आगे की तरफ अपनी कहानी बढ़ावें। वो क्या होगी कहानी? अरे इधर से तो कुछ घूम गया है जी, क्यों घूम गया ये? ये क्यों घूम गया भैया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और थोड़ा पीछे, थोड़ा सा रुक जाइए, कैमरा सेट कर लेते हैं। मैग्नेटिज्म मैटर, अचानक से ये कैमरा एंगल कैसे चेंज हो गया? हाँ, ये रैंडम हुआ। इतना दूर कैसे आ गया? अच्छा, ये जूम हो गया, किन्हीं वजहों से ये जूम हो गया। हाँ, ये सेट है, अब जूम हो गया, कोई वजह बन गया था जिससे ये जूम हो गया। अच्छा चलिए, इट इज़ ए क्लोज लूप। हाँ, तो ये हमारा इस तरह की बात हमारी आती है, क्लोज लूप होता है। तो पहली प्रॉपर्टी
पहली प्रॉपर्टी हमारा ये है कि ये क्लोज्ड लूप होता है। ओके, दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह, इट इज कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व at any point of which drawn tangent provides direction of magnetic field, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, देता है। ठीक है जी, है ना। तो एक प्रॉपर्टी ये, और तीसरी वो लॉन्गिट्यूडनली इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड laterally repels, मतलब था इसका, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी हम लोग इस बात को देखते थे कि लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेटरली ये क्या होता है, रिपेल करता है। तो उसका रीजन ये था कि लॉन्गिट्यूडनली ये कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण अट्रैक्शन होता है, और लेटरली रिपेल होने के कारण इसमें लेटरली ये रिपेल करने के कारण क्या होता है, अपोजिट पोल्स में क्या होता है, रिपल्सन होता है। अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है और लाइक पोल्स में रिपल्सन होता है। तो लाइक पोल्स में लेटरली फील्ड लाइंस लेटरल हो जाते हैं, जिसके कारण ये रिपल्सन होता है, और अनलाइक पोल्स के अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसके कारण क्या होता है, इसमें अट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे समझने के लिए, जब इतनी बात 2-3 बार चर्चा कर दिए, मान लीजिए एन पोल एस पोल ऐसा है और सामने में दूसरा मैग्नेटिक बार या इंड्यूस्ड ये हो, तो होता ये है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके ऐसे ये कहानी बन जाती है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, इस कारण से एन पोल और एस पोल में ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी इसके अंदर होती है। इस वजह से एन पोल और एस पोल में क्या हो जाता है, एक दूसरे क्लोज होने लगते हैं। ठीक, अगर यदि यहाँ पर एन पोल होता और यहाँ पर एस पोल होता, तो ऐसे सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका ऐसे आता, इसका अपना अलग हो जाता। उस पहले तो मर्ज कर जा रहा था, उस समय जब अपोजिट होंगे तो ये मर्ज कर जाएंगे, और इसका अपना होगा, ये नहीं आएगा, है ना, इसका अपना होगा। ठीक, तो कहानी ये हो जाएगी कि ये लेटरल बन गई अब ये, है ना। तो अब ये लेटरली माने सामने से साइड बाय ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन मूव करेगा या मूव करने की कोशिश करेगा, है ना, रिपल्सिव फोर्स इन पर लगने लगेगा। वही इस बात का क्या है, मतलब है। ठीक है, और विशेष बात तो है नहीं, फिर वही बात आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली कहानी हमारी, जिसमें हम लोग एक बात को कहते थे कि डेंसर इज द फील्ड लाइंस, हायर इज द फील्ड इंटेंसिटी, एंड रेयर इज द फील्ड लाइन, लोअर इज द फील्ड इंटेंसिटी। वो बात इस पर भी लागू होती है कि जहाँ पर फील्ड लाइंस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा डेंसिटी ज़्यादा होगा, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। ये बार बार मैं चर्चा करता भी हूँ कि जब हम बात करते हैं एन पोल एस पोल की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा और यहाँ पर भी रहता है, तो वहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, डी मैक्सिमम होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में भी था और इसमें भी था। ठीक है, चलिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देख लिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देख लिए हैं, तो हम लोग लगे हाथ मैग्नेटिक फ्लक्स की भी चर्चा यहीं का यहीं कर देते हैं, है ना जी। मैग्नेटिक फ्लक्स की भी चर्चा यहीं की यहीं कर लें, और तब आगे की तरफ कुछ देखें। ये सेक्शन, ये जो हमारा चैप्टर है,
ये इंफॉर्मेटिव ज़्यादा है, इसमें कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट, कोई बड़ा लॉ इसमें हम लोग को देखना नहीं है। इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, न कि कोई लॉ। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स देख लें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह इसका भी डिफिनीशन हो जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स passing out normally from an area inside the magnetic field। बिल्कुल डिफिनीशन उस तरह, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से है, कोई एरिया है इसके अंदर जिसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, बी का डायरेक्शन ये, ए का डायरेक्शन ये, थीटा यहाँ, तो फाई की वैल्यू बी डॉट, वहाँ ई डॉट ए लेते हैं या बी डॉट ए लेंगे, जो कि फाई की वैल्यू बी ए कॉस थीटा होगा। अगर छोटे इस लेवल पर अगर जा रहे हैं, डी फाइव वगैरह कहीं पर निकालने की जरूरत पर एलिमेंट्री एरिया को पकड़ रहे हैं, तो बी डॉट डी ए या डी एस पर हम लोग फोकस करेंगे, यानी कि डी फाइव कोई छोटा सा पोर्शन लेकर के, एरिया लेकर के कर रहे हैं, तो बी डी एस कॉस थीटा ऐसा लिया जाएगा। मतलब एलिमेंट्री लेवल में ये फार्मूला अप्लाई होगा छोटे पोर्शन के लिए। बाकी बल्क लेवल की बात करें तो ये हमारी बात है। अब यहाँ पर एक यूनिट की बात होती है, फाई का इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा यूनिट जो होता है वो वेबर होता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमको बी और ए के मदद से फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकालना है, नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स की खुद की अपनी एक यूनिट होती है, वेबर, है ना। और एक वेबर कितना होगा, तो 1 वेबर की अगर बात करें तो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर की बात करें, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है क्या, टेस्ला, और एरिया का हो जाएगा कितना, मीटर स्क्वायर। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि फ्लक्स का यूनिट हमारा मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट से नहीं आता है, उल्टा होता है। यहाँ पर B की वैल्यू फाई अपॉन ए ले सकते हैं अगर थीटा को यूनिट कंसिडर करें, तो B डॉट फाई अपॉन, यानी कि वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट यहाँ पर बनता है, मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट बनता है, वो हो जाता है क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट दिया हुआ होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर के रूप में। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा करके इस यूनिट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बेस्ड यूनिट है, इसीलिए इसको लाइट वे में अपन लोग क्या करेंगे, सभी लोग लेंगे इसको, है ना, लाइटली लेना है। ठीक है, चलिए इसको हटाइए। हाँ, अब जरा सा देखें, और क्या देखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने देख लिया, और बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड। चलिए, द डाइपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए टॉपिक जो है द डाइपोल इन द, थोड़ा सा इसका सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन हम बढ़ सकते थे और कुछ देख सकते थे, है ना। द डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, द टॉपिक्स है द डाइपोल, डाइपोल मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने किसी मैग्नेटिक डाइपोल को डाला हुआ है,
यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से है, अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल को अंदर डालते हैं तो उसका भी अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा, और उसका अपना डाइपोल मोमेंट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि उसमें एक टॉर्क अप्लाई होगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में फ्लैश कर रहा है वो मैं बता दूँ। बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो सकते हैं जिसका जो सोर्स है उसके पास कोई डाइपोल मोमेंट ना हो, यानी इन नो सेंस यू कैन अप्लाई यानी टॉर्क ऑन इट, मैंने उस पर कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भले ही प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे टोरॉइड वगैरह है, खैर उस पर हम चर्चा में आएंगे। लेकिन मैग्नेट अगर टॉर्क लगने जैसी स्थिति किसी पर बनती है तो उसका मतलब उसके पास कोई नेट डाइपोल मोमेंट उसका होना चाहिए, वो चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो या मैग्नेटिक डाइपोल की बात हो। तो मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की जब बात हो रही है, इसका मतलब कि सिचुएशन डेवलप करता है जब उस पर क्या हो सकता है, हमारा टॉर्क डेवलप कर सकता है, तो उसका अपना एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा। आई रिपीट, कुछ भी चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो या मैग्नेटिक डाइपोल हो, अगर हम उसके डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं और उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, दैट मीन्स कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको रखते हैं या नॉन यूनिफॉर्म में भी रखें तो उस पर क्या होगा, एक टॉर्क अप्लाई होगा जो उसको रोटेशनल मोशन देगा। अगर जिसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है तो ऐसे में इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले कहानी को छोड़ दिया जाए। अगर मैग्नेटिक डाइपोल वाले कहानी पर हम आए तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर ज़ीरो है तो उस पर टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। जनरली कोई एक्सेप्शनल केस हो तो अभी हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है ना, कोई एक्सेप्शनल केस हो तो अभी नहीं दिमाग में नहीं, जनरल केस में तो नहीं होगा। ठीक है, तो डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेटिक बार या मैग्नेटिक निडल, चलिए मैग्नेटिक निडल ही ले लेते हैं, मैग्नेटिक निडल है जिसके पास एन पोल इधर और एस पोल इधर है, तो डेफिनेटली इस पर एक फोर्स इधर अप्लाई हो रहा होगा, एक फोर्स इधर अप्लाई हो रहा होगा, है ना। और ऐसे सिचुएशन में इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया तो, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ एक एंगल थीटा होगा, तो इन दैट सिचुएशन एक्टिंग टॉर्क ऑन इट जो होगा टाउ, वो हो जाएगा जो हम लोग बात करते हैं m क्रॉस b की, m क्रॉस b की, है ना, m क्रॉस b यानी एम बी साइन थीटा की, यहाँ पर एंगल थीटा है b के डायरेक्शन में, ठीक है, यानी एम बी साइन थीटा इज द एक्टिंग टॉर्क। ठीक है, सबसे पहली बात। और इसका डाइपोल मोमेंट m है तो, है ना, डाइपोल मोमेंट m है तो। अब करंट कैरिंग लूप का डाइपोल मोमेंट हमने बताया था कि कितना होता है, कितना डाइपोल मोमेंट होता है किसी करंट कैरिंग लूप का, तो IA होता है अगर यदि सिंगल टर्न हो तो, और मल्टीपल टर्न्स हो तो NIA। ये मैग्नेटिक बार को भी हम लोग उसी टाइप का एक सोलेनॉइड की तरह ट्रीट करते हैं और तब उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की हम बात करते हैं। ठीक है ना, ओके। एक है टॉपिक्स दिया है NCERT में, लेकिन उधर हम ले नहीं जाएंगे। एक मैग्नेटिक बार है, थोड़ा सा मैं आपको याद दिखा दूँ। एक मैग्नेटिक बार है जिसका एन पोल इधर है, एस पोल इधर है, तो इसको एक्सिस मान लिया जाए और इसका एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लिया जाए, एलिमेंट्री स्ट्रिप dx का लिया जाए और ये मान के चला जाए कि इसमें करंट एलिमेंट है हाइपोथेटिकली, और इस करंट एलिमेंट के कारण इसके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, और बहुत सारी बातें आगे पीछे करते हैं, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, मतलब कि परमानेंट मैग्नेट को एज ए सोलेनॉइड ट्रीट किया गया, परमानेंट मैग्नेट को एज ए सोलेनॉइड ट्रीट करके देखा गया है। तो हम आप भी इसके कॉन्सेप्ट के पीछे बहुत नहीं जाएं। कॉन्सेप्ट क्या है, रिसेम्बलेंस है, कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, उसे देखने का तरीका है कि हम एक मैग्नेटिक बार को भी सोलेनॉइड की तरह देख रहे हैं। चलिए हटाइए। तो टॉर्क जो है सो हमारा एम बी साइन थीटा होगा, इस पर लगेगा m, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना। खैर बातें तो बहुत सारा दिमाग धीरे धीरे फ्लैश करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। चलिए अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि व्हाट विल बी द
स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की कहानी पर अगर हम आते हैं तो U की वैल्यू उस वर्क के बराबर होगा जो टाउ डी थीटा से मिलेगा। अब ये टाउ डी थीटा के इंटीग्रेशन से क्यों मिलेगा ये मैं बता दूं। जब हम लोग कभी भी वर्क या एनर्जी को निकाल रहे होते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स करते हैं जब हमारा एफ क्या हो, वेरिएबल हो, है ना। एफ क्या हो, वेरिएबल हो। तो जब एफ वेरिएबल होता है तो हम लोग जो इंटीग्रेशन वर्क निकालते हैं वो एफ डी एक्स, जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा, है ना। तो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो एनालॉग टू द लीनियर मोशन रोटेशनल मोशन, है ना। ट्रांसलेटरी मोशन के एनालॉग में जो हमारा रोटेशनल मोशन आता है उसमें टाउ डी थीटा लेंगे, चूँकि फोर्स के वहाँ फोर्स तो यहाँ टॉर्क, वहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो ये कहानी हम लोग करते हैं ताकि बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि टाउ डी थीटा कैसे, लिए 11th में ढंग से पढ़ते हैं, है नहीं। 12th में थोड़ा सीरियस होते हैं तब तक उनका बेसिक कॉन्सेप्ट गायब होता है। चलिए, तो एक्टिंग टॉर्क की वैल्यू mb साइन थीटा और डी थीटा, फील्ड यूनिफॉर्म है, डाइपोल मोमेंट उसका सेम है, तो वैसे में ये mb तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस हो जाता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस mb कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक बात क्या कर लें, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें। पहले इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम की बात करें, है ना। इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, एक्टिंग टॉर्क जीरो। इक्विलिब्रियम तब होना चाहिए जब टाउ की वैल्यू क्या हो, जीरो। एक्टिंग टॉर्क की वैल्यू जीरो। फोर्स की बात तो है ही नहीं, चूंकि लगने वाला फोर्स जो अपर टिप पर एफ फोर्स जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एफ, तो उसके काउंटर भी एफ लग रहा है। अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म है तो ऊपर भी एफ फोर्स, नीचे भी एफ फोर्स, एक हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड एक हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड, तो नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है सो जीरो है। यूनिफॉर्म फील्ड में तो जीरो होगा। तो इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन होते हैं, नेट फोर्स जीरो होना और नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होना, जीरो होना। तो नेट टॉर्क की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ होनी चाहिए जीरो। फोर्स को तो ऑलरेडी जीरो मान के चल रहे हैं, तो टॉर्क जीरो होने के लिए साइन थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू आइदर जीरो या 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब या तो ये मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड का एंड पोल क्या हो, बिल्कुल रिवर्स हो, ताकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो दो सिचुएशन बन रही है। अब स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर लें, स्टेबल एंड अनस्टेबल की बात कर लें। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, स्टेबिलिटी यू मिनिमम इज स्टेबल। यू मिनिमम माने पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम होने के लिए माइनस mb, देखिए अब पहले अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं, ठीक, तो u की वैल्यू cos थीटा माइनस mb cos 0 1, तो यानी माइनस mb हो जाएगा। और अगर यदि थीटा 180 डिग्री लेंगे तो cos थीटा cos 180 डिग्री इनफैक्ट -1 होगा। और इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रिप्लेस करें तो u की वैल्यू प्लस mb हो जाएगी। तो हमको एक बात बताएं, माइनस mb मिनिमम वैल्यू कहलाएगा कि प्लस mb मिनिमम वैल्यू कहलाएगा? जाहिर सी बात है माइनस mb मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। तो ये मिनिमम है, तो ये स्टेबल है और इक्विलिब्रियम में है,
ठीक है, ये मैक्सिमम है तो अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम में ये भी है अनस्टेबल, बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में। एक लाइन में स्टेबल अनस्टेबल में समझाते हैं। देखिए ये इस समय ये अगर यदि सोया हुआ है, लेटा हुआ है, तो क्या है, स्टेबल है। इसको ऐसे खड़ा कर दें, हालांकि थोड़ा सा दिक्कत होगा खड़ा करने में, है ना, दिक्कत होगी चूँकि अनस्टेबल है। मान लीजिए इसे खड़ा कर देते हैं, लेट सपोज, ठीक है, ऐसा खड़ा कर देते हैं, तो ये खड़ा तो कुछ देर के लिए हो सकता है ना, थोड़ा जगह समतल नहीं है, खड़ा कुछ देर के लिए तो हो सकता है ये, लेकिन कुछ ही देर के लिए हो सकता है। थोड़ा सा भी अगर हिलना डुलना हुआ तो गिर जाएगा तुरंत। इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी इसमें नहीं है ना। स्टेबिलिटी काहे नहीं है, चूँकि ये खड़ा हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर चला आया, सेंटर ऑफ मास ऊपर चला आया। जब ये लेटा हुआ था सेंटर ऑफ मास नीचे था, तो जितना लोअर रहेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा। तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उस समय क्या होगा, वो स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए पीई का वैल्यू 0 मिनिमम होना चाहिए। हम धरती ऊपर जब रहते हैं, ऊपर जब जाता है कोई ऑब्जेक्ट या खुद इंसान भी, नीचे की तरफ इसलिए गिर जाता है कि एज़ कम्पेयर टू अर्थ लेवल, आप जब हाइट पर होते हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए नीचे आया था। अब जरा ये भी सोचिए, ज़मीन के नीचे अगर गड्ढा होता है तो ज़मीन से गड्ढे की तरफ जाएंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी और क्या होता है, कम होता है, और नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी और घटता है। तो अगर गड्ढा है तो गड्ढे के अंदर आदमी चला जाता है। उसका रीज़न क्या है कि एज़ कम्पेयर टू द सरफेस, गड्ढे के अंदर या अंदर नीचे की तरफ और भी पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो और स्टेबल होने के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट उसके अंदर गिर जाता है या इंसान गिर जाता है। करेक्ट है ना। तो ये स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होना, ये एक ही बहुत ही एसेंशियल कंडीशन है। इसको हमेशा से क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब एक टॉपिक्स बुक में भी है और आपको जानना भी चाहिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग टू मैग्नेटिज्म। देखिए हम हमेशा से दो चीज़ें, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई को रिप्लेस करेगा क्या, बी, ई विल बी रिप्लेस्ड बाय बी, माने इलेक्ट्रिक फील्ड बी से रिप्लेस कीजिए, और आपका डाइपोल मोमेंट पी रिप्लेस होगा एम से। अब जो जितने भी हमारे रिलेशन हम जानते हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और एक कांस्टेंट भी, उसमें क्या होता है कि आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, तो ये इसमें म्यू नॉट बाई क्या लेते हैं, 4 पाई लेते हैं। देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट, ये म्यू नॉट है ना। ये अगर आप कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आपका अब पहला तो यही देख ले, कौन सा, टॉर्क की, टॉर्क मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क लग रहा है वो लेते क्या, पी ई साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला टॉर्क की वैल्यू कितनी, एम बी साइन थीटा। पी को रिप्लेस किया एम, ई को रिप्लेस कर दिया बी, करेक्ट है ना। अब एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता था वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2p बाई आर क्यू।
2p/r³। अब इसी को हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड में लेना चाहते हैं तो 1/4πε0 किस में कन्वर्ट कर दिया, μ0/4π, 2p की जगह हो जाएगा 2m, और r के r तो रहेगा, डिस्टेंस से तो कोई भाषा नहीं। करेक्ट। ये एक्सियल पोजीशन, ये था किसके लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, ये किसके लिए हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। फिर इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन में आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसका आधा यानी 1/4πε0 p/r³ लेते थे, तो उसमें b = μ0/4π m/r³ लिया जाएगा, है ना। तो कभी भी अगर हम लोग को फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ऐसा अप्लाई कर देंगे मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। मैग्नेटिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट ये, एक्सियल पोजीशन में उसका प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये, इक्वेटोरियल में ये। माने हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही मैग्नेटिक डाइपोल के रिलेशन को क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, और ये कुछ खास जो है सो ट्रांसफ़र करके हम लोग दोनों फार्मूला को याद रख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो यहाँ एग्जाम्पल में दिया है, और मैं बोला भी था कि ये इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक्स ये है, क्या है, इंफॉर्मेशन बेस्ड हमारा चैप्टर है, इसलिए इंफॉर्मेशन इसमें है, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ना हमको ज़रूरत है ना आपको ज़रूरत है, ना हम इसमें ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं ना आप लगाएंगे। तो जो इंफॉर्मेशन हमको इससे मिलना चाहिए उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल में 5.1 एग्जाम्पल का क्वेश्चन आप अपना बुक लग करके पढ़िएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ देख लेता हूँ। What happens if a bar magnet is cut into two pieces transverse to its length and along its length? ए नंबर और बी नंबर में दो बातें की जाती है कि ये एक बार मैग्नेट है एन और एस, और दूसरा ऐसा है एन और एस, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है कि हम इसको एक बार ट्रांसवर्स यानी ऐसा काट लेते हैं तो जो रिज़ल्ट होगा ये दो टुकड़े में टूटा, और इसको ऐसा काट लेते हैं इधर से ऐसा, तो पतला पतला दो टुकड़ा मिलेगा। बोलेंगे इसके बाद क्या होगा, क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये एस पोल हो जाएगा, ये एन पोल हो जाएगा, या कुछ ऐसा इधर हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जैसे ही बार मैग्नेट को दो टुकड़े में तोड़ेंगे ये खुद से एस एन पोल बन जाएगा, और ये भी एस एन पोल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, हमने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलते रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से बाहर निकला तब जाएगा, जब यहाँ से तोड़ देंगे तो यहीं से निकल जाएगा, यानी यहाँ पर एन बन जाएगा। यहाँ पर जब कट कर दीजिएगा तो यहीं से निकल जाएगा। अरे यहाँ से भी तोड़िएगा तो भी यहाँ से निकलेगा। तो ये तो लूप है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अरे एस पोल एन पोल एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, कुछ है ही नहीं। मैग्नेटिक बार के अंदर उस पॉइंट को हम पोल्स कह लेते हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में जहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज का डिपॉजिट है उसको पोल कह लेते हैं, है ना। प्लस पॉजिटिव चार्ज जहाँ डिपॉजिट है या नेगेटिव चार्ज जहाँ डिपॉजिट है, कंसनट्रेटेड है, उसको हम लोग पोल कह लेते हैं। वहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो टुकड़े में तोड़िएगा तो एक नेगेटिवली चार्ज एक तो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट अलग अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पोल ही हाइपोथेटिकल चीज़ है। इसमें पोल ही हाइपोथेटिकल है, पोल ही रियल नहीं है। तो रियल नहीं है तो फिर कहाँ से आ जाएगा? ऐसा थोड़े एन पोल एस पोल क्या होगा। मोनोपोल, एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल इज इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है। अब अगर इसको ऐसा काटते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, मटेरियल कम हो गया बस, और क्या हो गया, बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगे। ये सेपरेटली दोनों के दोनों एक बार मैग्नेट बने। तो इन आइदर केस both pieces are what, magnet, are magnetic bar,
आर मैग्नेटिक बार। ठीक है, नेक्स्ट है 5.1। फिर 5.2 क्या कह रहा है? 5.2 है नहीं, इसमें ही ए बी है, इसी में इसका ए का 1 था, ये सेकंड था। ठीक है, चलिए इसी का बी पोर्शन। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक नीडल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क बट नो नेट फोर्स एन आयरन नेल नियर ए बार मैग्नेट हाउएवर एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एडिशन टू द टॉर्क वाई। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मैग्नेटिक नीडल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई नेट फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। ये बात मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका। अभी जो हम मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक नीडल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं बताया था कि क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। क्यों होता है वो मैं, क्यों होता है इस पर मैं, क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऐसा था, एक मैग्नेटिक बार था, इसका एन पोल यहाँ जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, चूँकि फील्ड यूनिफॉर्म है। तो इस पर लगने वाले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैग्नेटिक नीडल है ना, मैग्नेटिक नीडल है, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? एक्टिंग फोर्स ऑन आइदर एंड इज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट होगा। नेट फोर्स 0। दूसरे सिचुएशन में कह रहा है कि किसी मैग्नेटिक बार के सामने अगर कोई आयरन नेल रखते हैं तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थोड़ा ही है, इसके आसपास कहीं कोई नेल वगैरह रखेंगे तो क्या होगा? याद कीजिए मैंने पिछले यूनिट में बताया था, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर यदि आप किसी परमानेंट मैग्नेट के सामने लाते हैं तो लाएंगे तो क्या होगा कि इसमें इंड्यूस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। मतलब यहाँ एस पोल डेवलप कर जाएगा, यहाँ एन पोल डेवलप करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से होकर के ट्रेवल करना चालू कर देगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लगने वाला फोर्स और यहाँ पर लगने वाला फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। एन से एन के बीच का रिपल्सिव फोर्स और एन से एस के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स में एस एन और एस के बीच का रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, तो नेट फोर्स 0 यहाँ नहीं होगा। एफ नेट विल नॉट बी 0, एफ नेट नॉट 0 होगा। एक तो वैसे भी नॉन यूनिफॉर्म है, दूर हो जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा सब है। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कुछ और, यहाँ का कुछ और, यहाँ का कुछ और, यहाँ जो स्ट्रॉन्गर है यहाँ वीकर होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पर क्या होगा? वीकर होगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, यहाँ वीकर होगा तो लेस फोर्स लगाएगा, तो रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से कम हो जाएगा। इस वजह से इसमें नेट फोर्स लगेगा और ये अंदर की तरफ क्या होगा? चला आएगा। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन, इसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट थी, है ना, इसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट थी। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब अगला टॉपिक्स, मस्ट एवरी मैग्नेटिक कन्फिग्रेशन हैज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू टॉरॉयड। देखिए मैं बोल ही रहा था, क्या बोल रहा था, क्या हर मैग्नेटिक कन्फिग्रेशन के अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा? तो जवाब है नहीं। सोलेनॉइड में होगा, बार मैग्नेट में होगा, मैग्नेटिक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होगा। अगर स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, कहाँ बनेगा, कहाँ आएगा, कहाँ पर है साउथ पोल नॉर्थ पोल? इससे करंट इधर से पास हो रहा है, कहाँ है? करेक्ट। और एक और कन्फिग्रेशन देखिए, एक ऐसा टोरॉयड होता है, हालांकि अब सिलेबस हटा दिया गया है, और ऐसा है ना, और इसमें इस तरफ से तार ले जा करके ऐसे ऐसे वाउंड कर दिया जाता है, इसमें सोलेनॉइड की तरह ही इसका कन्फिग्रेशन होता है, और ऐसा, और इसके थ्रू करंट पास किया जाता है और ये बाहर आता है। तो इसके एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप करता है जो क्लोज्ड लूप होगा।
तो ऐसा सर्कुलर क्लोज्ड लूप बन जाता है। तो देखिए एन पोल एस पोल का एग्जिस्टेंस है तो हाइपोथेटिकल, फिर भी एग्जिस्टेंस तब नहीं हो पाएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर हो गए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीट सर्कल हो गया तो समझ लीजिए कि वो उसमें एन पोल और एस पोल नहीं बनेगा। अब कहिएगा कि क्या वो अफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। भैया बाढ़ देखने के लिए हेलीकॉप्टर से को आ गए। ठीक है, चलिए। अगर इसके बीच में आप कोई इसके अंदर कोई मैग्नेटिक नीडल रख दीजिएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या है, रोटेट का, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रखिएगा तो कोई मैग्नेटिक नीडल इसके अंदर रखिएगा तो मैग्नेटिक नीडल क्या होगा, इस डायरेक्शन में अलाइन कर जाएगा। मतलब ये नॉर्थ पोल है ना, इधर जा रहा है ना, ऐसा इधर इसका एन पोल क्या होगा, अलाइंड अप हो जाएगा, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड देगा, लेकिन इसका खुद का कहीं पर एन एस पोल की बात हम लोग नहीं करते। और वैसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर अगर हमको एन और एस डायरेक्शन तो एरो मार्क के डायरेक्शन में एस और पीछे की तरफ एस लेकर के हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनसाइड द मैग्नेट ये एस टू एन होता है। ठीक है ना, ओके, ऐसा लेकर के हम लोग चलेंगे। तो टोरॉइड है ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कोई एन पोल और एस पोल नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए दिया गया है ना, कि आप कॉन्सेप्ट को समझ सके। हो सकता है कि इससे 1 नंबर का कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन के निकल आए, है ना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2 आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स A and B are given, one of which is definitely known to be magnetized. We do not know which one. How would you ascertain whether or not both are magnetized? If only one is magnetized, how does an ascertain with which one? ठीक है, 2 आयरन पीस है जिसमें से एक मैग्नेट है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके पास एक सिचुएशन ये दिया गया है कि ए और बी दो बार्स हैं, आयरन बार्स, है ना, जिसमें कोई एक डेफिनेटली मैग्नेट है या दोनों मैग्नेट है, तो दोनों मैग्नेट है तब तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन जब ये कहा जाए दोनों में से कोई एक मैग्नेट है या दोनों मैग्नेट है, तो अब सिचुएशन को तो बाय परफेक्ट कि दोनों मैग्नेट है कि नहीं, पहला बात, और दोनों अगर मैग्नेट नहीं है तो कौन सा मैग्नेट है, कौन सा मैग्नेट नहीं है। ठीक है, ये बात को हम लोग को जानना है। चलिए, ए और बी क्या करेंगे कि इनको आप क्लोज लाएंगे, ए और बी को क्लोज लाएंगे। चलिए, ये हो गया आपका, क्या हो गया, या मान लीजिए अट्रैक्शन हो गया। चलिए, अट्रैक्शन हो गया। अब एंड को, फर्स्ट एंड सेकंड एंड, अब रिवर्स करते हैं, एंड को अब पलट दें, एंड को पलट दें, फिर से अगर अट्रैक्शन हुआ, रिपल्सन नहीं हुआ, तो एक आयरन है और कोई एक आयरन है और कोई एक मैग्नेट है। लेकिन अगर रिवर्स करके पहले ऐसे रखे थे, है ना, ऐसे देखिए, ऐसे रखे थे, अट्रैक्शन हुआ, फिर उसको पलट के लाए, फिर अट्रैक्शन हुआ, तो या तो ये मैग्नेट है नहीं तो ये मैग्नेट है। अट्रैक्शन हुआ तो कोई एक ही मैग्नेट है। अगर आपने ऐसा रखा, अट्रैक्शन हुआ, वापस किया, रिपल्सन देखने को मिला, इसका मतलब दोनों मैग्नेट है। कहानी खत्म। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि ये मैग्नेट नहीं है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट नहीं है। लेकिन अगर दोनों ही एंड अट्रैक्ट हो रहे हैं पलटने पर, किसी एक का पलटना है, दोनों का नहीं कि ऐसे किया फिर ऐसे पकड़ दिए ना, किसी एक का एंड पलटना है, और दोनों ही सिचुएशन में अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जो इसमें से एक मैग्नेट है, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब आयरन है। अब इसको पकड़ने का क्या तरीका हो सकता है?
तो पकड़ने का तरीका ये होगा कि आप टी शेप में लेके आइए, ठीक है, टी शेप में लेके आइए, ऐसा, एक को ऐसा लीजिए, एक ऐसा लीजिए, ठीक। इस वाले को आप यहाँ लाइए, अट्रैक्ट हुआ, यहाँ लाइए, यहाँ अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ओके। और अगर बीच में ले आते हैं, ठीक, बीच में ऐसे रखने की कोशिश करते हैं, आयरन बार को बीच में रखने की कोशिश करते हैं, माने यहाँ पर एक बार को, फर्स्ट वाले को यहाँ रखने की कोशिश करते हैं और ऐसे छोड़ दीजिए। तो अगर आप देखिए कि बीच में अट्रैक्टेड है, अगर ऐसे का ऐसे रह गया, ऐसे का ऐसे रह गया, कोई दिक्कत नहीं, तब तो ये मैग्नेट है, वर्टिकल वाला मैग्नेट है, हॉरिजॉन्टल वाला क्या है, आयरन है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, ओके, और ये खिसक करके चाहे इधर भाग जाए, चाहे थोड़ा सा इधर की तरफ भागने लगे या इधर की तरफ भागने लगे, यानी इसके पास पोल्स हैं, मतलब एक एंड इसका एन पोल है, एक एंड इसका एस पोल है। ये चीज़ पहले वाले में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये मैग्नेट था और ये मैग्नेट था, इसमें कोई पोल्स नहीं रहा होगा। इसमें अगर पोल्स नहीं रहा होगा तो यहाँ चिपका है, दिक्कत कुछ नहीं, पोल तो इसका यहाँ है, यहाँ चिपक गया, चिपका रहा। लेकिन जब ऊपर वाला मैग्नेट होगा तो ये आयरन होगा, तो क्या होगा कि यहाँ चिपकाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, यहाँ और यहाँ इनका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो आयरन को या तो इधर एन पोल की तरफ या फिर ये एस पोल की तरफ खींच लेगा, माने एग्जैक्टली बीच में आप इसके चिपका नहीं पाएंगे। तो जिसके एग्जैक्टली बीच में आप दूसरे को नहीं चिपका सकेंगे, वही जो है सो मैग्नेटिक बार होगा, ठीक है जी, है ना। आई बात समझ में? लिटरेचर उसमें आप जो है सो पहना दीजिएगा अगर यदि कॉन्सेप्ट में बात आएगी या कुछ भी तो ठीक है। ये तो इसकी बात हो गई एग्जाम्पल 5.1 की, इलेक्ट्रिक एनालॉग हो गया। हाँ, एग्जाम्पल 5.2 ये अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम हमको अच्छा पसंद है ना। मेरे को ये प्रश्न अच्छा खासा पसंद है ना। ये क्वेश्चन में ऐसा एक सर्कल है, ठीक, इसको थोड़ा डॉटेड कर लिया जाए, और हाँ, और इसने कहा है कि एक सेंट्रल मैग्नेटिक बार यहाँ रखा जाए, ठीक है, सेंट्रल मैग्नेटिक बार यहाँ रखा जाए है, मैग्नेटाइज नीडल पी है, ठीक है, एट पॉइंट ओ, नहीं वो पॉइंट पर ये प्लेस है, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक है यहाँ Q4, ये है यहाँ Q4, ठीक, इसके जस्ट अपोजिट में है Q6, है ना, Q6, ठीक, Q1 Q2 यहाँ है, Q1 यहाँ है और Q2 यहाँ है, Q5 यहाँ है वर्टिकल लाइन में, Q5 यहाँ है और Q3 यहाँ है। तो इस सवाल को in which configuration system is not in which configuration the system is not in equilibrium, in which configuration system is unstable and unstable, in which configuration correspond to lowest potential energy level among the configuration shown, ठीक। चलिए हटाइए। अब हम लोग जरा सा गौर करें, ये इसकी एक्सियल लाइन हुई, जो ये जो हमारा मैग्नेटिक नीडल है, और ये जो लाइन होगी वो कौन सी होगी? इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन होगी, है ना। तो पहली बात तो हम लोग ये रिकॉल कर ले कि इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में
एक्सियल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, एक्सियल में ज़्यादा, इक्वेटोरियल में कम होगा। चूँकि उसमें एक में बी की वैल्यू होती है μ0/4 पाई 2m/r³ होगा। किस सिचुएशन में, जब वो एक्सियल में है, माने अलोंग द एक्सिस होगा। और अभी तो मिलेगा μ0/4 पाई m/r³ होगा इक्वेटोरियल में, माने इस पर, इस लाइन पर। ठीक, ओके। अब हम लोग देख लें, ये इसकी डाइपोल मोमेंट है, ये इस साइड से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकलेगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा ये वापस आएगा, माने यहाँ अपोजिट जाने वाला है। यहाँ थीटा 180, यहाँ पर थीटा 180, यहाँ पर थीटा 0, यहाँ पर थीटा 0। चलिए यहाँ देखिए, इधर से निकला, इधर से अपोजिट, यहाँ थीटा 180, यहाँ थीटा 180 है ना, यहाँ थीटा 180, यहाँ थीटा 0। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल के ऐसे जा रहा होगा, है ना, यहाँ से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड निकल के ऐसा जाएगा ना जी, है ना, ऐसा जा रहा होगा। तो यहाँ थीटा 90 और यहाँ थीटा 90, है ना। तो पहले प्रश्न में ये पूछा, इन विच कन्फिग्रेशन सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। नॉट इक्विलिब्रियम, नॉट इक्विलिब्रियम, नॉट इक्विलिब्रियम कब भैया, जब थीटा इज नॉट 0 और 180। जब थीटा 0 और 180 नहीं होगा तो नॉट इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम में ही नहीं होगा। तो बताइए कहाँ कहाँ पर ये Q1 और Q2 है। तो ए नंबर का जवाब क्या है, इन Q1 एंड Q2 थीटा इज 90 डिग्री, सो एक्टिंग टॉर्क इज नॉट 0। एक्टिंग टॉर्क 0 नहीं होगा, और अगर टॉर्क 0 नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। ठीक है जी, पहली बात। अब हम बात करेंगे स्टेबल और अनस्टेबल। बी नंबर बात करते हैं किसकी, स्टेबल और अनस्टेबल। तो स्टेबल के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल के लिए थीटा इजकल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री कहाँ कहाँ है जी, Q3 और Q6 में। तो इन Q3 एंड Q6 थीटा इज 0 डिग्री, सो इट इज स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, है ना। अब सी में आते हैं, किसकी पोटेंशियल एनर्जी कम, इसमें भी स्टेबल है, इसमें भी स्टेबल है। ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी -mb होता है, तो जिसमें b ज़्यादा होगा उसका वही मिनिमम होगा। तो यहाँ पर यह Q6 एक्सियल में है और ये इक्वेटोरियल है। सिंस Q6 इज इन एक्सियल, है ना, Q6 इज इन एक्सियल, सो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम इन Q6 में। इस ये भी स्टेबल ही है, ये भी स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर और जब मोर स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। यहाँ मोर स्टेबल, यहाँ इस कंपेरिजन में यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी इसके कंपेरिजन में और कम है। यहाँ पर एज कम्पेयर टू, मतलब यहाँ पर इसको रोटेट करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा, यहाँ पर रोटेट करने में कम एनर्जी खर्च होगा। इस बात से ऐसी समझिए, स्टेबिलिटी इसके पास भी, स्टेबिलिटी इसके पास है। इसकी ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए लेस वर्क होगा, इसकी स्टेबिलिटी को चेंज करने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें का बी का वैल्यू ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम है, बहुत ही निगेटिव, बहुत ही ठंडा है। इसको गर्म करने में ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा।
है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा किसका, इसका, ठीक है। तो एक लेक्चर की और ज़रूरत पड़ेगी और ये हमारा यूनिट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। एक वीडियो और चाहते हैं तो हम लोग कर सकते थे, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उसमें डिस्कशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए एक दिन की और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए हम लोग